हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंप्यूटेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंप्यूटेशन क्लासेस पर। जैसे कि आपको पता है कि आपका एएलपी आरआरबी यानी कि आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आई हुई है और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है। उसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि पेपर पास करने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर ऐसे पास नहीं होता है। ये बात भी आपको पता है कि सर जब तक हम सभी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे जब तक हमारा पेपर पास नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर जितना नॉलेज हमारे पास होगी वही हमारी नॉलेज हमारे काम आएगी। ठीक है, तो मैं सभी अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और एक भी प्रश्न मिस न करें। आपको मैं वीडियो के साथ साथ पूरी जानकारी दूंगा ऑप्शन, इसमें ये भी बताऊंगा कि ये चीज़ जो हुई है दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, कहाँ है, क्यों है, क्या मतलब है। ये सभी पॉइंट मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंट देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज का पहला प्रश्न है कि दुनिया में किस देश में निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ी संसद है। तो इसका पहला प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो आप लोगों को पता है कि जो दुनिया में है वो सबसे बड़ी संसद है वो चीन की है। कहाँ की है ऑप्शन, वो चीन की संसद है। तो ऑप्शन ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चीन की दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। चीन की संसद का जो नाम है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट, जापान की संसद को डायट और भारत की संसद को संसद कहा जाता है। ये अगले महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होंगे। ब्रिटेन की संसद को कहते हैं पार्लियामेंट, जापान की संसद को कहते हैं डायट और भारत की संसद को कहते हैं संसद। ध्यान रखना है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक लेखक है। तो निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं, ये पूछा है। यशवंत सिंह, खुशवंत सिंह हैं, वी.एस. नायपाल हैं, सलमान रुश्दी है, नीरज सिंह चौधरी है। तो बताएंगे कि ए पैसेज टू इंग्लैंड इसके पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके पुस्तक के लेखक है नीरज सिंह चौधरी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, नीरज सिंह चौधरी। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक नीरज सिंह चौधरी हैं। पहली बार इस पुस्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, कब हुआ था, 1959 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो लेखक हैं वो नीरज सिंह चौधरी हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था। तो महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था। 1855, 1873, 1894, 1905। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो देखेंगे। तो महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का जो गठन किया था वो 1900, आप अपने दिमाग में सोचें आंसर, ठीक है, क्या किया था, 1894 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर 1894 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन 1894 ईस्वी में किया था। यह संगठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए गठित किया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो गठन किया गया था ये नेटाल का, ये क्यों किया गया था। तो यह संगठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए गठित किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑप्शन, बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। तो अग्नाशय वाहिनी है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, ग्रशिका है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, ध्यान रखना है। तो मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, तो छोटी आंत है। तो ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत होता है। मैं आपसे बता रहा था कि मैं आपको हर प्रश्न के पॉइंट बताऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। तो मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत है, जिसमें, ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 6.5 से 7.5 मीटर होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कितनी होती है, 6.5 से 7.5 होती है। और मनुष्य में भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही संपन्न होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। और उसका जो फैक्ट है वो मैं आपको बता दें कि लंबाई कितनी होती है, लगभग में 6.5 से 7.5 मीटर होती है। और मनुष्य का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही संपन्न होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
फेसबुक के संस्थापक कौन है? लैरी पेज हैं, जिमी वेथ है, ब्रायन एक्टर है, मार्क जुकरबर्ग हैं। तो फेसबुक के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फेसबुक में संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना 2004 में की थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कब की थी फेसबुक की स्थापना? 2004 में हुई थी। और फेसबुक के जो संस्थापक हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं, इनके ध्यान रखना है, ठीक है। 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जे थॉमसन है, टी.एल. एडियंस है, निकोला स्टेला है या आइजन न्यूटन है। तो बताएंगे 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। कैसा है? ऋण आवेशित कण है। इसकी खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने की थी। 1799 ईस्वी में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 1799 ईस्वी में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? तो मैसूर पैलेस है, लेह पैलेस है या मतनचेरी पैलेस है या हवा महल है। तो 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवा महल का निर्माण करवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है, ध्यान रखना है। 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल नामक भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था। यह हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हवा महल के वास्तुकार जो थे वो थे लाल चंद्र उस्ताद थे। कौन थे? लाल चंद्र उस्ताद, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अरक्ता यानी कि एनीमिया में निम्नलिखित में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन, कैलोजन या हाइओग्लोबिन या मायोसिन। तो बताएंगे कि अरक्ता निम्नलिखित में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है? तो अरक्ता या एनीमिया में किसकी मात्रा कम हो जाती है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है। अरक्ता में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है सभी को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैंने एक प्रश्न से आपको 5 प्रश्नों की जानकारी आपको बताई। क्वेश्चन बताओ कैसे लगी आपकी जानकारी, एक बार कमेंट में जरूर बताया करो क्वेश्चन कि आपको जितने भी प्रश्न मैं आपको पढ़ाता हूँ कैसे लगते हैं। तो हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन डी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित भाव। कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होने वाला है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत संविधान में कौन सी अनुसूची नगर पालिका संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची है। कौन सी है? 12वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारत संविधान में 12वीं अनुसूची नगर पालिका संबंधित है। यह 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस संविधान के संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 का जोड़ा गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी की देवी है, तो पवन की, पृथ्वी की, उषा काल की, पवन की। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होने वाला है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा डी, पवन की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, पवन।
ऋग्वैदिक काल में आरण्य या अरण्य वन की देवी, अरण्य वन को बोलते हैं, तो ध्यान रखना अरण्य वन के लिए है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोच्चि है, गुवाहाटी है, देहरादून है, लखनऊ है। तो बताएंगे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। तो बताएंगे एक बार कमेंट में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखिए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है, मैं बताता हूँ, लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, लखनऊ के अंदर है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिसे बोलते हैं नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? भ्रूण कोश, मध्य फल भित्ति, अंत्य फल भित्ति या बाह्य फल भित्ति। तो नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भ्रूण कोश है या मध्य फल भित्ति है, अंत्य फल भित्ति है या बाह्य फल भित्ति है। तो नारियल का जो खाने योग्य भाग है उसका नाम है भ्रूण कोश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भ्रूण कोश। ठीक है। नारियल का खाने योग्य भाग इसका बीज तथा भ्रूणपोष होता है, ध्यान रखना है कि कौन सा होता है, इसका बीज या भ्रूणपोष होता है। नारियल का छिलका रेशा स्केलने काइमा उतक का बना होता है। स्केलरेन काइमा उतक का बना होता है। काइमा उतक का बना होता है। किसका छिलका? नारियल का छिलका, ध्यान रखना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय, हरिहर एवं मुक्का देव राय या नरसिंह। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होने वाला है कि क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर सभी लोग अच्छे जानते हैं, हरिहर एवं मुक्का ने की थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। कहाँ थी? हम्पी। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर वर्तमान में कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जब विजयनगर साम्राज्य के खंडहर है वर्तमान में कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा थी तेलुगु थी। क्या थी? तेलुगु। तो क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ते रहें अच्छे से और सभी प्रश्नों को लगा लें। क्वेश्चन 25 प्रश्न वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करना, फिर 25 प्रश्न अगली वीडियो में लगाऊंगा। ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा तेलुगु थी। नाभिकीय संगठन अभिक्रिया निम्नलिखित में किस में से किस समीकरण पर आधारित है? ई बराबर MC स्क्वायर, ई स्क्वायर बराबर MC या ई बराबर M स्क्वायर C या C बराबर EM। तो बताएंगे कि नाभिकीय संगठन अभिक्रिया निम्नलिखित में किस समीकरण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का सही आंसर होगा सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर ई बराबर MC स्क्वायर होता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है। नाभिक संगठन अभिक्रिया ई बराबर MC स्क्वायर। नाभिकीय संगठन अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा संबंध ई बराबर MC स्क्वायर पर आधारित है। यह सूत्र प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? कि प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इसमें ई एनर्जी है, ऊर्जा है, M मास है और C स्पीड ऑफ लाइट है। ध्यान रखना है, ई एनर्जी यानी कि ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, M मास या द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है और C स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान रखना है, प्रकाश का वेग को व्यक्त करता है। ठीक है। ये थे इसका महत्वपूर्ण जानकारी क्वेश्चन। अगर कोई पूछ लेता है ई बराबर MC स्क्वायर इसका मतलब क्या है तो बता देना है ई ऊर्जा है, M द्रव्यमान है, C वेग प्रकाश का वेग है। ध्यान रखना। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है? तो किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था। सूक्ष्म बर्फ का उपयोग प्रेसीतन यानी रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। सूक्ष्म बर्फ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रेसीतन यानी रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर GST सबसे पहले किस देश में लागू की गई थी? तो अच्छा प्रश्न है। वस्तु एवं सेवा कर GST सबसे पहले किस देश में लागू किया गया? जर्मनी, कनाडा, USA या फ्रांस। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर कि वस्तु एवं सेवा कर GST सबसे पहले किस देश में लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ध्यान रखना क्वेश्चन कहा फ्रांस। वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबसे पहले फ्रांस के लिए लागू किया गया था वर्ष 1954 ईस्वी में। ठीक है। और भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है?
रक्त धब्बियों का पता लगाने के लिए, रक्तचाप को मापने के लिए, आंखों की दृष्टि में समस्याओं का पता लगाने के लिए, रक्त प्लेटलेट की गिनती के लिए। तो बताएंगे कि सिस्टोलिक और डायोस्टोलिक शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है, रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है, रक्तचाप को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखना है। रक्तचाप को मापने के लिए क्या है, सिस्टोलिक और डायोस्टोलिक शब्द का जो प्रयोग है रक्तचाप को गणना करने के लिए संदर्भ में किया जाता है। सिस्टोलिक उच्च रक्तचाप को व्यक्त करता है, जबकि डायस्टोलिक निम्न रक्तचाप को व्यक्त करता है, ध्यान रखना है। लो भैया, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो जो निम्न ब्लड प्रेशर होता है सभी लोग जानते हैं, और सिस्टोलिक उच्च रक्तचाप होता है, हाई ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक के नाम से जानते हैं, जबकि डायस्टोलिक निम्न रक्तचाप को प्रेरित करता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र का नाम है सिग्मोमैनोमीटर होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है, हैदराबाद, बीजापुर, पटना, बेंगलुरु। तो गोल गुंबज आप सभी लोग जानते हैं, इसका सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो बीजापुर हो जाएगा। कहाँ है गोल गुंबज, बीजापुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यह बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा था, ध्यान रखना है, और यह बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक पूछा है, जूल है, कैंडला है, मोल है, इन कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक क्या है, ये पूछा है, पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक। तो पदार्थ की मात्रा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो मोल होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मोल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, द हेग है, पेरिस है, लंदन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग, ध्यान रखना क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ते रहें, सभी प्रश्न को मोस्ट है, वेरी महत्वपूर्ण समझ के पढ़ें क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग कॉपी बना लें तो और अच्छी बात है, आप हर प्रश्न को नोट कर लें क्वेश्चन। मैं आपको जब तक आपका पेपर होगा, जब तक साइंस पढ़ाता ही रहूँगा, और उसमें कुछ पोर्शन में जीएस के पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, वेरी महत्वपूर्ण होंगे, जो आपके आरपीएफ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन। जो आपका एएलपी या आरपीएफ कोई सा भी एग्जाम है रेलवे का आए, उसमें साइंस का बहुत बड़ा रूल होता है, तो आप लोग जरूर पढ़ें, जीएस को ही पढ़ें। तो अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, 1885, 1886, 1887, 1888। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका सही आंसर आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था, बम्बई में। पूरी डेट आपको पता चल गई, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, ध्यान रखना। अफीम के पौधे को किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होती है, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें, तने से, पत्ते से, या छाल से, या फल आवरण से। तो अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर तने से होती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन तने से होती है, फल आवरण से होती है, ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर डी है, फल आवरण से होती है। यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 5, 10, 15, 20। तो यूएन परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 5 होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ध्यान रखना। यूएन सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। हमसे स्थायी पूछा था, 5 सही है, 10 अस्थायी होते हैं, 15 होते हैं कुल, और 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 25 है आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन, तो आपको कैसी वीडियो लगेगी बताना जरूर वीडियो के लास्ट में। निम्नलिखित में कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, अयूब खान, याहिया खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, या इस्कंदर मिर्ज़ा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर तो क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित कौन से पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, तो इनका नाम था इस्कंदर मिर्ज़ा। क्या नाम था, इस्कंदर मिर्ज़ा नाम था। तो ध्यान रखना है, पहले हमारे पाकिस्तान के प्रधान राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है,
तो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा थे। यह मार्च 1956 से अक्टूबर 1958 तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और स्टूडेंट, आपको कैसे लगे एक बार जरूर बताएं कमेंट में। अगर आपका कोई सा भी एग्जाम है तो आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ा करें। कम समय में अच्छी नॉलेज आपको प्रोवाइड कराता हूँ। मात्र से 10 से 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो हमारी होती है अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लास पर, ठीक है। आप लोग जरूर पढ़ें। और अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर आइए, जो आपको अच्छे से बेसिक से पढ़ाएगा। जो आपका एड्रेस आप सभी को पता है, रमा सिंगल हॉस्पिटल के सामने है, चिराग रेस्टोरेंट के साइड में, तो वोडाफोन स्टोर के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग जरूर आ सकते हैं। तो आप लोग वहाँ पर बेसिक जानकारी सीख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको रीजनिंग, हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग यानी इंग्लिश किसी भी चैप्टर में अगर परेशानी है, किसी भी पोर्शन में आपको परेशानी आती है, तो आप जरूर दक्ष कॉम्पिटिशन क्लास पर एक बार सेवा का मौका जरूर दें, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। और अगर आपने मेरे चैनल पर अभी आए हैं, आपने पहली बार एंट्री की है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।